हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर, व्हाट इज़ एंजाइटी? एंजाइटी यानी चिंता, दुश्चिंता। क्या होती है चिंता? हम सभी करते हैं, ये बहुत ही एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि आम व्यक्ति के मन में होता है। चिंता एक ऐसा मानसिक कंडीशन होता है जिसमें हम लोग किसी बात को लेकर, किसी समस्या को लेकर चिंतित होते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। उसको हम लोग सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं विभिन्न माध्यमों के द्वारा, और उसके लिए जो हम लोग चिंता करते हैं कि किस तरह से इस समस्या का हल ढूंढा जाए, उसको हम लोग चिंता कहते हैं। परंतु जब किसी चीज़ का एक्सेस होता है, अति होता है, तो वो एक डिसऑर्डर का रूप धारण कर लेता है। यानी कि अगर चिंता भी हम करते हैं और बहुत अधिक करते हैं, जो कि एक विकृति के समान हो जाए, जो हमारे डे टू डे लाइफ को हैम्पर करे, डिस्टर्ब करे, हमारे पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करे और हमारे रिलेशनशिप्स को भी डिस्टर्ब करे, तो ये एक तरह का चिंताजनक विषय हो जाता है। आइए देखते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। Meaning of anxiety disorder. Anxiety disorder is a mental health disorder characterized by feeling of worry, anxiety of or fear that are strong enough to interfere with one's daily activities. जैसा कि अभी हमने तुरंत बतलाया कि ये एक तरह का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। ये किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर है। और मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको वो डिस्टर्ब करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा वरी होता है, चिंता होती है, दुश्चिंता होती है, फियर, डर होता है, और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि व्यक्ति के किसी भी अपने ज़िंदगी में जो प्रेजेंट लाइफ सिचुएशंस होते हैं उसके साथ भी वो लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इंटरफियर करना, इसका मतलब है कि उसको प्रभावित करते हैं, और हम लोग का जो डेली लाइफ होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिसमें हम लोग पैनिक अटैक्स है, फोबियाज़ है, ऑब्सेशन कंपल्शन न्यूरोसिस है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ को प्रभावित करते हैं। वैसे तो हम बिल्कुल नॉर्मल इंसान के समान रहते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर है, उन लोगों का पर्सनैलिटी थोड़ा सा विकृत होता है, और वे लोग अपने इस पर्सनैलिटी विकृति के चलते वे लोग अपने समस्या का समाधान करने में असक्षम होते हैं और हमेशा डिस्टर्ब्ड रहते हैं। और इन सब का जड़ जो होता है वो होता है चिंता करना। किसी किसी का एक माइंडसेट होता है कि हर बात को बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, जिसको कहते हैं ओवर थिंकिंग करना। जब भी कोई दुश्चिंता या कोई चिंता हमारे सामने, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आता है, तो उसको हम लोग को डील करना चाहिए एक पॉजिटिव वे में, ताकि हम उसको हर समस्या का हल निकाल सकें, ना कि उसके बारे में हम चिंता करें। व्हाट इज़ पैनिक डिसऑर्डर? ये तो थी एंजाइटी डिसऑर्डर, और पैनिक डिसऑर्डर एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो हम लोग एक एक करके सभी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। आज के इस वीडियो में हम लोग पैनिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। People who have a panic disorder, also known as anxiety attacks, experience sudden attacks of intense and overwhelming fear that something awful is going to happen, is about to happen। इसका मतलब क्या हुआ? एक तरह का ये पैनिक डिसऑर्डर है, यानी कि इतना ज़्यादा वो चिंता करने लगते हैं लोग कि उसमें उन लोगों को लगता है कि सारी दुनिया समाप्त हो गई और हमारे अंदर कुछ हो रहा है, और बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं लोग, और उसको अटैक कहा जाता है। यानी कि हमेशा वो पैनिक स्थिति में नहीं रहते हैं, जब कभी कभी ऐसा होता है कि उनको अटैक्स आता है, और ये सडन होता है और इतना ज़्यादा इंटेंस, इतना ज़्यादा तीव्र होता है, और इतना ज़्यादा फियरफुल होता है, इतना डर जाते हैं वे लोग कि कुछ गलत होने जा रहा है, उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। देयर बॉडीज़ रिएक्ट एज इफ़ दे आर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। उन लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि उनका मतलब अब वो ज़िंदगी मौत वाली बात आ गई है उनके साथ। दीज अटैक्स कम विदाउट वार्निंग एंड ऑफन स्ट्राइक व्हेन द पर्सन इज़ इन अ नॉट थ्रेटनिंग सिचुएशन। यानी कि नॉन थ्रेटन, जब उसको किसी तरह का कोई भय नहीं है, उस समय भी इस तरह का अटैक उनको आता है। तो ये कभी कभी ये पेरेंट जो पर्सन्स होते हैं, इन लोग इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं, और इमेजिन जो चिंता उनके मन में होती है उसके से रिलेटेड या उससे नहीं भी रिलेटेड इतनी सारी उनकी मन में बातें होती हैं कि वो अनावश्यक रूप से वो लोग चिंतित होते हैं।
इट इज़ डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल सेंसेशंस। और इसमें क्या होता है कि जो भी सेंसेशंस, जो भी फीलिंग्स, जो भी सिम्टम्स हम देखते हैं वो होता है प्योरली फिजियोलॉजिकल। आइए देखते हैं सिम्टम्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। सबसे पहले है फीलिंग्स ऑफ डेंजर, यानी कि उनको हमेशा एक डर रहता है कि किसी तरह का कुछ डेंजरस चीज़ उनके साथ होने जा रहा है। नीड टू फ्ली, यानी कि वो हमेशा भागने का प्रयत्न करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम उस सिचुएशन से भाग रहे हैं, एक तरह का एस्केपिस्ट भाव उनके मन में पैदा होता है। हार्ट पैल्पिटेशन, हार्ट पैल्पिटेशन यानी कि हृदय की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सांस फूलने लगता है और वो हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे उनको हार्ट अटैक हो रहा है, और उनको ऐसा ऐसा महसूस भी होता है, और इसके लिए वो लोग डर भी जाते हैं कि वो किसी हृदय रोग से उनको वो ग्रसित हो चुके हैं। स्वेटिंग और चिल्स, स्वेटिंग यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है उन लोगों को, और पसीना आने के लिए उन लोग के मन में ये हमेशा ये होता है कि कुछ डर का भावना आ रहा है। और चिल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो शरीर में झुनझुनी टाइप का होना, और बहुत ज़्यादा जो डर के समय जिस तरह का फीलिंग हमारे स्किन के साथ होता है, स्किन रिएक्शन, उसको कहते हैं। ट्रेम्बलिंग और टिंगलिंग, ट्रेम्बलिंग यानी काँपना, और टिंगलिंग यानी कि यही झुनझुनी जो हमने अभी बतलाया, उस तरह का सेंसेशन उनको होता है, जैसे हाथ पैर में कुछ झंझना रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उन लोग को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, उन लोग को ऐसा लगता है कि जैसे कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, मेरे सांस में क्रिया में कोई श्वसन क्रिया में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स आ गया है और कुछ खराबी आ गई है, तो इस तरह से उन लोग में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होता है। चोकिंग और टाइटनिंग सेंसेशन इन द थ्रोट, उन लोग को हमेशा लगता है कि थ्रोट में जैसे कुछ कुछ अटक सा गया है, कुछ चोक हो गया है, कुछ सांस ले रहे हैं, कुछ घोटने की कोशिश कर रहे हैं पर घोट नहीं पा रहे हैं, इस तरह का सेंसेशन भी उनको होता है। चेस्ट पेन, छाती में दर्द भी होता है उन लोगों को हमेशा, छाती में दर्द होता है, और उन लोग को ऐसा लगता है कि कुछ भयंकर कुछ होने वाला है, उसको किसी बहुत तरह का कोई अटैक आने वाला है, वो अब अधिक दिनों तक ज़िंदा नहीं रहेगा, इस तरह का वो मन में हमेशा डर का भावना होता है। नौसिया और स्टमक डिस्कम्फर्ट, पेट में भी उनको हमेशा लगेगा जैसे पेट में कुछ चल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी ऐसा महसूस हो रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, कहीं पेट ऐंठ रहा है, इस तरह का। डिज़ीनेस यानी कि बेहोशीपन, कभी कभी लगेगा कि जैसे हम बेहोश हो रहे हैं, वो वास्तविकता होती नहीं है, वो फिजियोलॉजिकली वे लोग नहीं उनमें ये सिम्टम्स देखा जाता है, परंतु वो लोग सिम्टम्स उन लोग महसूस करते हैं, ये है। उसको एक्चुअली अगर उसका हम लोग टेस्ट करें अगर फिजियोलॉजिकल कोई फिजिशियन के द्वारा, तो पाएंगे कि उनमें ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु उनके अंदर जो पैनिक जो अटैक्स होता है उसमें इन सारे चीज़ों को वो लोग फील करते हैं, कि महसूस करते हैं कि वो हमारे अंदर हो रहा है। फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, उनको ये ऐसा फील होता है कि वास्तविकता से परे हैं, ये वास्तविक नहीं है, जो भी उनके साथ हो रहा है दैट इज़ नॉट रियल। फियर दैट यू आर बीइंग लूजिंग योर माइंड, उनको ये भी लगता है कि कभी कभी हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, हम दिमाग जो सोचना चाह रहे हैं सोच नहीं पा रहे हैं, इस तरह ये घबराहट और दुश्चिंता के चलते उनको अपने माइंड पर भी किसी तरह का वो कंसंट्रेशन कहें या फिर मस्तिष्क का प्रयोग करना सही तरीके से करें, वो नहीं हो पाता है, उनके अंदर ये फियर हो जाता है। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और डाइंग, उनको ये लगता है कि हमारा कुछ कंट्रोल, मेरा पूरा शरीर मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है और हम कुछ अपने शरीर के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये फियर उनके अंदर बैठ जाता है, और ये डर हो जाता है कि वो मरने जा रहे हैं किसी भी समय। तो इस तरह की जो सिम्टम्स होते हैं वो उनमें पाए जाते हैं। ये आप देखें कि ज़्यादातर ये फिज़ियोलॉजिकल ही सिम्टम्स हैं, ये और ये टोटली साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि फिज़ियोलॉजिकल प्रॉब्लम उनमें होती ही नहीं है, जस्ट उनका फीलिंग है ये। उसके बाद अब हम आते हैं एटियोलॉजी ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। एटियोलॉजी यानी कॉजेज़, क्या क्या कारण हो सकता है। तो इसमें दो कारण मुख्यतः हम लोग समझते हैं, एक है जैविक कारण और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक कारण। जैविक कारण या जेनेटिक फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं, तो उसमें ये देखा गया है, कई मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा रिसर्च किया जिसमें ये पाया कि जेनेटिकली कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चे को होगा तो घर के दूसरे बच्चे को भी होगा, या परिवार में किसी को अगर पैनिक डिसऑर्डर है तो दूसरे बच्चे को भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु कहीं ना कहीं इसमें ये देखा गया है कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि 31% ही चांस है, परंतु 31% चांस होता है कि उनको भी पैनिक डिसऑर्डर का शिकार
जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनमें हो सकता है। पर बेसिकली ये इसके बारे में अभी इसके एटियोलॉजी के बारे में अभी भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाए हैं। अभी भी इसके बारे में बहुत सारे रिसर्चर्स चल रहे हैं। हो सकता है हम लोग आने वाले दिनों में इसके एग्जैक्ट कारण को समझ पाएंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम लोग तो पहले ही बताया आपको कि जितनी दुश्चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये जितना भी होता है वो सारा का सारा साइकोलॉजिकल होता है। और इसमें जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने परेशानियों से घिरा रहता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है, तो वो एक तरह का मन में उनके अंदर डर समा जाता है कि हमको कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो अधिकतर ये फीमेल्स में पाया जाता है, मेल के बजाय इसको फीमेल में हम लोग देखेंगे कि फीमेल्स में चूँकि उन लोगों को बहुत तरह की बातें होती हैं, बहुत तरह के रिश्तों को उनको निभाना होता है, उनकी बहुत जटिल तरह की समस्याएं होती हैं। तो महिलाओं में इस तरह के फीलिंग्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसीलिए ऐसा देखा गया है कि पैनिक डिसऑर्डर अधिकतर महिलाओं में होता है और उनको हमेशा ये महसूस होता है कि हमारे शरीर में कुछ हो रहा है, हमको कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई है, हम अब नहीं बच पाएंगे। इस तरह की बातें उनको, पैनिक अटैक्स उनको अक्सर ऐसा होता है और वो अपने कंट्रोल में भी नहीं रह पाती। ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर जैसा कि हमने बताया कि एक तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हम लोग अगर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्रयोग करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, क्योंकि इसमें हम लोग बिहेवियरल थेरेपी को प्रयोग करते हैं और कॉग्निटिव उसको हम लोग ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, इंसाइट डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से जो भी उनका सोचना है, जो भी उनका जो चिंता है, डर है, वो चिंता बिल्कुल बेमाने है और जो जिस चीज़ के बारे में जिस कारण से उनको ये बीमारी हुई है उस कारण को एक नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकता है। इस तरह के उनमें बिहेवियरल चेंज लाकर, उनमें कॉग्निटिव चेंज लाकर हम लोग उनको ठीक कर सकते हैं। साइकोथेरेपी भी इसमें काफ़ी प्रयोग हम लोग, और अन्य साइकोथेरेपी का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि साइको एनालिटिक थेरेपी भी हम लोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं। फ्री एसोसिएशन के द्वारा भी हम उनको समझा सकते हैं। हम लोग इसमें नॉन डायरेक्टिव थेरेपी का भी कभी किन्हीं किन्हीं पेशेंट्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट पेशेंट्स होते हैं, उनको हम लोग नॉन डायरेक्टिव थेरेपी के द्वारा भी हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। अगला है मेडिकेशन। इसमें तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं जिसको दिया जाता है, या फिर एंटी एंजाइटी ड्रग्स होता है जो कि दिया जाता है, जिसका कि काफ़ी इसमें यूज़ देखा गया है और काफ़ी इसका उपयोग करने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी पाया गया है। तो इससे क्या होता है कि जो उन लोग का पैनिक होता है वो कुछ समय के लिए सबसाइड कर जाता है और वे लोग अपने आप को थोड़ा एलिवेटेड महसूस करते हैं। कभी कभी नींद की भी गोली दी जाती है जिसको एल्ज़ोप्राम कहते हैं। वो एल्ज़ोप्राम भी देने से कभी कभी जब वो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आता है तो उनको इस तरह की दवाई दे के भी उनको शांत किया जा सकता है। परंतु बेसिकली अगर हम कहें तो साइकोथेरेपी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, और मेडिकेशन के द्वारा उसको हम कंट्रोल में तो कर लेते हैं अटैक्स को, लेकिन अगर जड़ से इस बीमारी को ठीक करना है तो साइकोथेरेपी का ही प्रयोग हम कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर किसी तरह की कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं मैसेज बॉक्स में।